सड़क पर उतरना है हमें, तभी बचेंगे। मोदी की इतनी औकात नहीं है कि ये सब कर जाता है। सारी चीजों को छोड़ के सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, सब लोगों को ट्रेंड कीजिए, क्या बताना है समाज को, कैसे समझाना है, असली लड़ाई क्या है, कैसे लड़नी है। और गांव गांव शहर शहर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके और कहिए ये मरो या मारो की स्थिति है, या यूं कहो गांधी के शब्द में करो या मरो की स्थिति है। तभी जब देश की जनता सड़क पर उतरेगी तभी कुछ बच पाएगा। गैर कानूनी गैर संवैधानिक एक व्यवस्था चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में चल रही है, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उसके संरक्षण में चल रही है, सब कुछ हो रहा है। और जिस दिन ये सारी चीजें हो जाएंगी, अपने हिसाब से लिस्ट बना लेंगे, उस दिन वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल इसलिए है कि जब बेईमानी करनी है तो एक ही बार कर लो ना, एक ही बार करके इस देश में जो चाहिए संविधान को खत्म करने के लिए वो हासिल कर लो आप। इसलिए लोकसभा के साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं और उसके बाद में आधे से अधिक राज्यों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए और साथ में लोकसभा में 400 पार सीटें हो जाएं और उसके आते ही शपथ लेती आप अगले हफ्ते में देखना कि इस देश के संविधान को खत्म किया जाएगा, जुडिशियल सिस्टम को खत्म किया जाएगा, विधायी शक्तियां जो आपस में उसको खत्म किया जाएगा, केंद्र की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी, सब कुछ बीजेपी जैसा चाहती है वैसा कर लेगी। इलेक्शन कमीशन को जो आज पावर है इससे कई गुना पावर देने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को यहां तक की पावर देने जा रहे हैं कि किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। अभी चर्चा में है क्योंकि राज्यसभा में उन्हें चाहिए 167 सीटें, बीजेपी को अभी नहीं है, उस समय आ जाएंगे और जिस दिन ये आ जाएगा उसी दिन देश के संविधान को खत्म करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ो, उनके जीवन से सीखो, उन्होंने जो किया विशेष रूप से उसको सीखो, गांव गांव जाके लोगों को जगाओ। अगर हम सब ये करेंगे तो समाज जग पाएगा, समाज जगेगा तो संघर्ष होगा और संघर्ष होगा तो इस भयानक आपदा जो सामने है और वो संविधान को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हम अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहे कि हमारी लड़ाई क्या है। अभी एसआईआर का जिक्र हुआ, एसआईआर के विषय में कहा कि बिहार के लिए एसआईआर की गई और अब तो 12 राज्यों में चल रही है बिहार के बाद। सर एसआईआर बिहार के लिए नहीं है, एसआईआर इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए है। मैं 3 चीजें आपको बताने की समझाने की कोशिश करूंगा और वो 3 चीजें हैं, एक एसआईआर, दूसरी जो आपके सामने नहीं है लेकिन विल्सन साहब यहां हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पार्लियामेंट में उसकी कमेटी में ये चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर। सर दूसरी बात, तीसरी बात, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, ये तीनों चीजें आपस में मिली हुई हैं और यही सबसे बड़ी बात है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिसको समझना चाहिए, जिसको हमें गांव गांव घर घर जाके अपने समाज को समझाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए अपने मन से डर निकाल के सड़क पर उतरना है हमें, तभी बचेंगे। एसआईआर के माध्यम से क्या कर रहे हैं सर, बिहार से हमारे सामने उदाहरण आया कि एसआईआर के माध्यम से वो जो वोट उनके विरोध में है उन वोटों को काट रहे हैं। कौन है विरोध में? हम लोग ही तो विरोध में हैं। तो एससी की, एसटी की, ओबीसी की और मुस्लिम समाज की वोटें काटी जा रही हैं। कांग्रेस ने जिस दिन ये चुनाव का परिणाम आ रहा था उसी दिन रात को अगर आप देखें तो बाकायदा केरल कांग्रेस ने एक पूरी लिस्ट दी कि 128 सीटें जो बीजेपी जीत के आई है उनमें 30,000 से लेकर 60,000 तक वोटें काटी गई हैं एसआईआर के माध्यम से। तो वोटें काट दी और काट के उन्होंने जीत लिया। ईवीएम फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब ईवीएम से आगे की बात बढ़ गई है, बहुत आगे की बात बढ़ गई है। एक फैक्टर आपको राहुल गांधी जी ने दिखाया जिसमें वोट
चोरी किस किस तरह से की जा रही है सब जानते हैं हम लोग। और वो सारी की सारी चीजें जिस समय एसआईआर की जा रही थी बिहार में, उस समय तमाम पत्रकारों ने, विशेषकर अगर नाम लो अजीत अंजुम और इंडियन एक्सप्रेस जैसे और कई पत्रकारों ने बाकायदा दिखाया कि किस कदर एसआईआर में धांधली हो रही है। एसआईआर में इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के बावजूद जो डुप्लीकेट फॉर्म दिया जाना था वोटर को, वो नहीं दिया गया, किसी को भी नहीं दिया गया। कई जगह अपने आप ही बीएलओ ने फॉर्म भर लिए, साइन कर लिए, जमा कर दिए। कई जगह एक एक पते पर हजार हजार वोटें हैं, 750 500 वोटें, एक ही कमरा इतनी वोटें हैं, मकान नंबर 0 है। सारी गड़बड़ियां सब कुछ सबके सामने थी और ये सारी सब कुछ अदालत के सामने भी उसी दौरान आई। सुप्रीम कोर्ट में थी ना, सुप्रीम कोर्ट में करीब 14-15 पिटीशन जैसे ही एसआईआर शुरू हुई सारी जो है उसमें पड़ी, एडीआर वगैरह भी सब लोग शामिल थे, सबसे पहले उन्होंने डाली। और अब तो तमिलनाडु से भी डाल दी गई है, तमिलनाडु से 44 पिटीशन डाली गई हैं जब ये 12 राज्यों में शुरू हुआ जिसमें तमिलनाडु भी है। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप उस एसआईआर को वैलिड साबित कर दिया। जो बेईमानी से, धांधली से बनाई जा रही है एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। डेट देते 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 उसकी जो ड्राफ्ट लिस्ट थी वो भी आ गई, फाइनल लिस्ट थी वो भी आ गई, उसके बाद में चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव भी हो गया और पिटीशन पेंडिंग है। आ रहा है समझ में आपको? तो ये सब कुछ हुआ और अब ये सब कुछ किया जा रहा है 12 राज्यों में, जिसमें 4 की जगह 11 तारीख बढ़ा दी, इसके बाद बाकी राज्यों में किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि जो विरोधी हैं उनकी मैक्सिमम वोट काट के नई वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बना लो ताकि इस देश के संविधान को खत्म किया जा सके। कैसे खत्म करेंगे? आपने बीजेपी के नेताओं से एक बात सुनी होगी, हम तो संविधान खत्म करने आए हैं, यही कहा ना। कर्नाटक के एक एमपी हेगड़े जन कौन है, ऐसी कई लोगों ने कहा कि संविधान खत्म करना है। अनंत हेगड़े है ना, सभी कहते हैं जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा 2024 के चुनाव से पहले अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा क्यों है? ये 400 पार का नारा जो है इसे समझना जरूरी है। सर, हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 543 सीटें हैं। उन 543 सीटों में अगर संविधान में संशोधन करना है तो कम से कम 362 सीटें बीजेपी के पास होनी चाहिए, कम से कम। कैसे होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन कैसे होता है इसकी व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 368 का उप अनुच्छेद 2 जो है उसमें 2 तरह की व्यवस्था है कि संविधान में 2 तरह से संशोधन हो सकता है। एक, जो भी संशोधन बिल आएगा वो किसी भी सदन में आ सकता है और उस सदन के जितनी टोटल संख्या है उसका आधे से अधिक, और जितने लोग मतदान में भाग ले रहे हैं और जितने लोग वहां पर उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब अगर आप राज्यसभा, लोकसभा को कैलकुलेट करते हैं तो लोकसभा के 543 में से कितने बैठते हैं? 2/3 362। आधे कितने बैठते हैं? 272। 272 का अगर आप 2/3 कर लें तो वो आधा कर लें तो कितना हुआ? 136। यानी 272 और 136 को जब मिलाएंगे तो कम से कम कोई भी विधेयक संसद में, लोकसभा में तभी पेश हो सकता है जब टोटल सदस्य उस दिन 408 होने चाहिए। उन 408 में से 272 होंगे तो पास होगा, नहीं तो पास नहीं होगा। और सारे अगर होते हैं तो 362 सीटें बीजेपी को चाहिए। इसलिए 400 पार का नारा है लोकसभा में, ताकि वो संविधान को खत्म कर सकें। लेकिन केवल इतनी बात नहीं कि इतना चाहिए, उसमें और एक बहुत बड़ा जो झोल है, एक बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि इसके अलावा आधे राज्यों का, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, वो भी वहां की विधानसभाओं द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद। पर वो किस पे चाहिए
इसको समझने की जरूरत है। असली सारी चीजें यही है, वो है जो अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल 73 क्या है, संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। आर्टिकल 162 क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। इसके अलावा आर्टिकल 241 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों की हाई कोर्ट। इसके अलावा आर्टिकल 279A क्या है, जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 और उसका चैप्टर 4 क्या है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा पार्ट 6 उसका चैप्टर 5 क्या है, राज्यों की हाई कोर्ट। इसके अलावा पार्ट 11 उसका चैप्टर 1 क्या है, राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का, विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है वो है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और जो चीजें हैं, इसके अलावा है जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल, वो 7वें राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में कैसा होना चाहिए ये, और इसके साथ जो खुद अनुच्छेद 368 है, इनमें अगर संशोधन करना है तो न केवल जो सदन है उसके आधे सदस्यों, आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हो, साथ में 2/3, और इसके साथ ये जो राज्य हैं आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए, कम से कम आधे राज्यों का। ये नहीं है बीजेपी के पास। अगर ये होता, या जिस दिन हो जाएगा उसी दिन संविधान खत्म हो जाएगा और आप झंडी हिलाते रहना, आपके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए एसआईआर की जा रही है पूरे देश में। इसको रोकना था बिहार में, लेकिन किसी ने नहीं रोका। आप वोट चोरी की बात करते रह गए, एसआईआर हो गई, इलेक्शन हो गया, परिणाम आपके सामने है। तो एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में एक लिस्ट बनाई जा रही है, वो एसआईआर जिसका जिक्र न तो संविधान में है, न ही पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में है, कहीं नहीं है। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक एक व्यवस्था चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में चल रही है। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, उसके संरक्षण में चल रही है, सब कुछ हो रहा है। और जिस दिन ये सारी चीजें हो जाएंगी, अपने हिसाब से लिस्ट बना लेंगे, उस दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आएगा। क्यों है 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल? 1 नेशन 1 कि जब बेईमानी करनी है तो एक ही बार कर लो ना, एक ही बार करके इस देश में जो चाहिए संविधान को खत्म करने के लिए वो हासिल कर लो आप। इसलिए लोकसभा के साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं और उसके बाद में आधे से अधिक राज्यों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए और साथ में लोकसभा में 400 पार सीटें हो जाएं और उसके आते ही शपथ लेती आप अगले हफ्ते में देखना कि इस देश के संविधान को खत्म किया जाएगा, जुडिशियल सिस्टम को खत्म किया जाएगा, विधायी शक्तियां जो आपस में उसको खत्म किया जाएगा, केंद्र की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी, सब कुछ बीजेपी जैसा चाहती है वैसा कर लेगी। जहां तक मेरी जानकारी है, और आप रेड माइक जिसपे सौरभ शुक्ला रेड माइक उनका है, आप इस पर जाके देखिए। करीब 2 महीने पहले का एक वीडियो उन्होंने बताया, उसमें बाकायदा कि इस बिल पर अब तक पूर्व 4 चीफ जस्टिस को बुलाया गया है, जिनमें दोनों हाथ खड़े कर दिए कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो आज पावर है इससे कई गुना पावर देने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को यहां तक की पावर देने जा रहे हैं कि किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। अभी चर्चा में है, पास होगा तब की अलग बात है क्या होगा, लेकिन ये सारी चीजें भी चर्चा में है। तो आपके मन में एक सवाल है कि क्यों देने जा रहे हैं पावर इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर? वो इसलिए देने जा रहे हैं कि जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा उस समय बहुत सी विधानसभाओं का टर्म पूरा नहीं होगा। 2025 में और 2026 में जो विधानसभाएं होंगी, माना तमिलनाडु है, केरल है और आपका पश्चिम बंगाल है, असम है। असम तो उनका है, लेकिन 3 तो विरोधी पार्टियों के पास में है, विपक्षियों के पास में है। ये कैसे अपनी विधानसभा को भंग कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो उस समय इलेक्शन कमीशन को ये पावर, ये काम आएंगी कि इलेक्शन कमीशन इन विधानसभाओं को भंग करके एक साथ चुनाव करा ले।
और उसके बाद में जो वो चाहते हैं 400 पार सीटें, आधे से अधिक राज्यों में अपना कब्जा, और जब राज्यों में उनका कब्जा होगा तो राज्यसभा में जो आज उनके पास बहुमत नहीं है, राज्यसभा में भी उनके पास इतनी संख्या हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में उन्हें चाहिए 167 सीटें बीजेपी को। अभी नहीं है, उस समय आ जाएंगे, और जिस दिन ये आ जाएगा उसी दिन देश के संविधान को खत्म करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमारे नेता तथाकथित एमपी एमएलए जैसे बैठे रहे थे वैसे ही बैठे रहेंगे। आज भी इस सरकार को चलाने के जिम्मेदार बहुत बड़े हमारे ही बीच के, हमारे ही तथाकथित एमएलए एमपी हैं, हमारे ही नेता हैं। अन्यथा मोदी की इतनी औकात नहीं है कि ये सब कर जाता है। हम उस पर कुछ भी नहीं सोच रहे साथियों। मेरा मानना आपसे बहुत करबद्ध मेरा निवेदन है, आप सबसे सारी चीजों को छोड़ के सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, सब लोगों को ट्रेंड कीजिए। क्या बताना है समाज को, कैसे समझाना है, असली लड़ाई क्या है, कैसे लड़नी है, और गांव गांव शहर शहर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके समाज को जगाइए और कहिए ये मरो या मारो की स्थिति है। या यूं कहो गांधी के शब्द में, करो या मरो की स्थिति है। तभी जब देश की जनता सड़क पर उतरेगी तभी कुछ बच पाएगा। तब आप इनकी बात करना कि हमें भैया आप वो करा लो, जनगणना करवा लो, कि रिजर्वेशन दे दो, ये कर लो, ये तब करोगे आप, बचोगे तो ना, तब करोगे। तो अभी आपका वोट का अधिकार दांव पे लगा है, इसे छीनने की तैयारी में है। अभी आपकी नागरिकता खत्म करने की स्थिति में है। तो नागरिकता खत्म हो गई, वोट का अधिकार खत्म हो गया, क्या मांगोगे आप, किससे मांगोगे, कौन देगा आपसे? ध्यान रखना, अभी सूरज मंडल सर ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री जाके कहना मैकाले की जो पद्धति है उसको खत्म करेंगे, यानी आपकी शिक्षा, इस शिक्षा पर अभी से नहीं, इस शिक्षा पर 2016 से उनका पहरा है, 2016 से ही वो लगे हुए हैं। ये तो आज तो आपको दिख रहा है, जब सारी डिटेल आपको पता लगेंगी, अब समय नहीं है, नहीं तो आपको एक एक चीज बताता। तो वो तब से लगे हुए हैं। इसके साथ जब इस नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन के आसपास मोदी ने कहा था कि हम 1000 साल की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। 1000 साल क्या है? 1000 साल की व्यवस्था वही जो 1947 से पहले थी, यानी हमें उसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए जहां हजारों साल से हम गुलाम थे। होना चाहोगे गुलाम? गुलामी करना चाहोगे? अगर नहीं करना चाहते हो तो अपना ऐशो आराम जो ले रहे हो उसे छोड़ो और मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ो, उनके जीवन से सीखो, उन्होंने जो किया विशेष रूप से उसको सीखो, गांव गांव जाके लोगों को जगाओ। अगर हम सब ये करेंगे तो समाज जग पाएगा, समाज जगेगा तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो इस भयानक आपदा जो सामने है, मुझे नहीं पता किसको दिखाई दे रही नहीं दे रही, पर मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, इससे हम बच पाएंगे। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, इसी पे काम होना चाहिए। जो मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर भेजा गया उसमें जो विषय थे, और यहां मंच पर जो सामने बैनर लगा है उसमें जो विषय है, इसमें कोई शक नहीं है कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जायज है और सही है। मैं आपके इन विषयों से